नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सभी को। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है अभी पॉलिटी का डोज, इसमें एमसीक्यू के साथ क्विक रिवीजन का भी एक फॉर्मूला रखा गया है। हम जो भी यहाँ क्वेश्चन करेंगे वे डिस्कशन करके ही सॉल्व करेंगे, जिससे आपका क्या हो, रिविजन हो। जैसा कि अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, चुनाव का माहौल है। चुनाव की समाप्ति के बाद आपके लगातार एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें बहुत सी भर्ती या प्रवेश प्रक्रिया है, और जो पुराने वैकेंसीज के फॉर्म भरे गए थे उसके भी एग्जाम होंगे। जैसे वैकेंसीज में देख ले तो हम लोग टीचर भर्ती हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, और भी जो एग्जाम बचे हुए हैं वो पूरे एग्जाम आचार संहिता हटने के बाद कंडक्ट होने चालू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा समय है अपनी तैयारी को संपूर्णता देने का, पुख्ता रूप देने का, माइलस्टोन बनाने का। तो हमारे साथ बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस में। हमारी संस्था के द्वारा बहुत से कोर्सों के इसी फॉर्मेट में वीडियोस लाए जा रहे हैं, जिसमें आपका रिवीजन प्लस एमसीक्यूज प्लस आपका बूस्टअप कोर्स, आप बोल सकते हैं, इस टाइप के फॉर्मेट में अभी पढ़ाई हो रही है। क्योंकि अभी पढ़ने के बाद अपनी तैयारियों को जांचना एक बहुत जरूरी फैसला है और एक बहुत जरूरी काम भी है। क्योंकि आप कितना पढ़े हो और आप कितना ग्रहण किए हो, आदमी पढ़ता तो बहुत है, ग्रहण कितना हुआ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना पढ़े हो, कितना ग्रहण किए हो, इस चीजों को जानना और उसके बाद उसको सुधार करके फिर से आगे बढ़ना, यही आपके सफलता का मार्ग सुनिश्चित करती है। तो समय खराब ना करते हुए आइए चलते हैं हमारे पॉलिटी के कैप्सूल, पॉलिटी का डोज, पॉलिटी का बूस्टअप, पॉलिटी का च्यवनप्राश, जो बोलना है बोल सकते हो, क्योंकि ये काम वही करेगा। आपको पॉलिटी रूपी शक्तिवर्धक चूर्ण बोल सकते हो, कुछ भी, है ना। अपन पढ़ रहे थे, अपने को बेसिक जानकारी है हमारे संविधान में 22 भाग 12 अनुसूची 395 अनुच्छेद है। इसके बारे में बहुत ज्यादा अपन चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत शॉर्ट में लूंगा इसको। तो आज अपन जो अपना तीर चलाने वाले हैं या अपने हथियारों का परीक्षण करने वाले हैं, वो इन 22 भागों पे करना है, 12 अनुसूचियों पे करना है। आज जो अपन अपनी तैयारी को जांचेंगे वो किस पे जांचेंगे, ये 12 अनुसूची पे। आज का हमारा टॉपिक भी क्या है, संविधान का, कि संविधान की अनुसूचियां। तो बहुत जबरदस्त प्रश्न निकल कर आया है। पहला ही प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये सभी वो प्रश्न हैं जो आपके यूपीएससी से लेके उससे नीचे जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब में कभी ना कभी पूछे गए हैं। काफी मशक्कत के बाद इन प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो आपके लिए हितकारी होगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और मेरे साथ रहिए। हम लोग साथ मिलकर जरूर कुछ अच्छा करेंगे। 1 से भले 2, 2 से भले 3। मैं तो अकेले ही चला था और कारवां बनता चला गया। बस उसी फॉर्मेट पे आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, आपको अभी बताया भारतीय संविधान के 22 भाग 12 अनुसूचियां 395 अनुच्छेद है। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है दोस्तों? 12 अनुसूची है। एक क्वेश्चन आता है मूल संविधान में, फिर से बोल रहा हूं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आपका मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है, जिस पर आगे चर्चा होगी। तो आप ये बोलोगे कि सर इतना सरल क्वेश्चन क्यों ला रहे हो? तो भैया स्टेप बाय स्टेप ही चलना ज्यादा बेटर है ना। हमको नीचे से बेसिक क्वेश्चन से करते हुए
क्वेश्चन को बढ़ाते हुए उसके कठिनाई के स्तर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। तो इसीलिए ये सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं, क्योंकि इसमें खुल के डिस्कशन होता है ना। इसमें आप अपने मन को उन्मुक्त छोड़ सकते हो उस टॉपिक के संबंध में जो आप पढ़े हो। कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में 20 भाग है, बताइए दोस्तों। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, ये भी बताइए। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सरल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, हमारे मूल संविधान में कितने 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। पहला थंब रूल, 20 भाग बोला है गलत, 390 अनुच्छेद बोला है गलत। मूल संविधान की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। तो मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। तो 20 भाग बोला है, यहां कितने थे 22, 390 बोला है, कितने थे 395। अब आते हैं मेन लाइन में। भारत में संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, बिल्कुल संशोधन द्वारा जोड़ा गया है मित्रों। तभी 8 के बाद 4 जुड़ा तो कितना हो गया भाई 12 हो गया, जिसमें 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, उसके बाद 10वीं अनुसूची 52 संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 3, क्या सी, केवल 3 सही, ठीक है। समझ आया होगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक। आगे देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसको एक संशोधित करना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए जी, कौन सी भारत में नया राज्य सृजन, इसको वापस चलो, जबरदस्त रिवीजन। भारत की अनुसूची 1, अनुसूची 1 क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें अनुच्छेद पहला, भारत और उसका संघ राज्य, संघ और राज्यों के नाम दिए गए हैं। भारत में कितने हैं 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, किसी नए राज्य का प्रवेश, किसी नए राज्य का प्रवेश, नए का प्रवेश। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण, क्या है, नए राज्यों का निर्माण। ये तीनों अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। अगर भारत में कोई नया राज्य प्रवेश कर रहा है, हम अच्छा लड़े, हमारे टैंक, हमारे राफेल काम किए और अपन गए सीधा लाहौर को जीत के भारत के अंदर, लाहौर को भारत अंदर ले आए, कौन से अनुच्छेद से लाएंगे, किसी नए राज्य का प्रवेश, अनुच्छेद 2। अगर अपन सपोज दैट, है ना, किसी राज्य को तोड़कर अपने देश के अंदर नया राज्य बना रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश से काट के सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना, तो कौन से अनुच्छेद से बना, 3 से बना। अपने ही राज्यों को तोड़कर नया राज्य बनाना 3, और दूसरे देश के जगह को छीन के ले आना 2, ठीक है। और ये सब किसमें डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों, ये किया गया है अनुसूची फर्स्ट में। किसमें, अनुसूची फर्स्ट में। तो हमको अगर नया राज्य बनाना हो तो कौन सी अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा, अनुसूची पहली को संशोधित करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किसको किसको बताती है, चौथी अनुसूची में किसके बारे में लिखा गया है, यह पूछा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, भाषाओं को। बताइए, ठीक है। राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून, अनुसूची 10, ठीक है। राज्यसभा में आवंटन 4, ठीक है, ये हो गया। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची, 11, ठीक है। 11वीं अनुसूची द्वारा क्या जोड़ा गया, संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। तो एक बार मैं बता दूं, आपका अनुसूची पहला संघ और राज्य, ठीक है। अनुसूची 2
2 में क्या है जी? शपथ है। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते हैं। क्या है? वेतन भत्ते। पूरी 12 अनुसूची में आपको गिना दे रहा हूं। अनुसूची पहला, भारत के संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2, क्या? मिलने वाले अधिकारियों और संविधान के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्ते। अनुसूची 3, संविधान के पदाधिकारियों की शपथ। अनुसूची 4, राज्यसभा में राज्यों का स्थान। अनुसूची क्या? 5, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। अनुसूची 6, है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में। ये 4 राज्य के नाम आपको याद होने चाहिए। 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजो राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रावधान। 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शक्तियों का विभाजन। 8, क्या? भाषाएं। 8 में क्या दी गई? अपनी 22 भाषाओं को दिया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून। ऐसा कहा जाता है कि 9वीं अनुसूची विभिन्न विधियों का विधि मान्यकरण कहती है। ऐसी विधियां जिसको चुनौती नहीं देनी है, आप समझिएगा बात की लाइन को। ऐसी विधियां जिनको संविधान के द्वारा चुनौती ना दी जा सके, उनको किन में रखा गया था? 9वीं अनुसूची में। और उसमें सबसे मेन क्या था? भूमि सुधार कानून। जब भारत में 1960-50 के दशक में भूमि सुधार हुआ तो जमींदार लोग क्या करते थे? उन कानूनों के ऊपर, है ना, कोर्ट में जाके स्टे लगवा देते थे कि इन कानूनों से हमारा क्या जा रहा है? मौलिक अधिकार जा रहा है। आप समझिए, संविधान में कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो आपके मौलिक अधिकार को कम करे, न्यून करे या खत्म करे। फिर से बोल दे रहा हूं, संविधान द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता जो आपके मौलिक अधिकार को कम करे, न्यून करे या खत्म करे। पर उस समय आपका क्या? संपत्ति का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार था और सरकार चला रही थी जमींदारियों से जमीन लेने के लिए भूमि सुधार कानून। और उस कानून को क्या? न्यायालय में चुनौती दी जा रही थी। तो उन कानून को उठा के कहां रखा गया? 9वीं अनुसूची में, जिसमें कहा गया विधियों का विधि मान्यकरण। मतलब इन विधियों को मान्यता प्रदान करना, और इन विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका भूमि सुधार कानून। फिर ये 9वीं अनुसूची में संशोधन होते 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 आज कुछ कारणों के द्वारा, कुछ कारण से इन विधियों को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस होगा। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। दल बदल कानून की आपको कहानी सुना देता हूं दोस्तों। पहले क्या होता था? ये दल बदल के कारण सरकार स्थिर नहीं हो पाती थी, समझ रहे हो। अब ऐसा कहा जाता है, अगर मैं किसी एक पार्टी के झंडे के अंदर चुनाव जीता हूं, अगर एक किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीता हूं, तो मैं सदन में जाके, संसद में बैठ के या विधानसभा में बैठ के दूसरे दल को सपोर्ट नहीं कर सकता। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, सपोज दैट मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ा हूं जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका एक राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है, और जब मैं उस चुनाव को जीतने के बाद जब सदन में बैठ रहा हूं, और मैं अगर जिस सदन में बैठ रहा हूं उस सदन में जिस दल से जीता हुआ हूं उस दल को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो मेरे ऊपर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। और ये सही भी था। पहले क्या होता था? चुनाव जीतते थे किसी और दल से और छोड़ के दूसरे दल में चले जाते थे और दूसरे को सरकार बना दे रहे हैं। जिसको बहुमत नहीं है वो पैसा देके खरीद लिया विधायकों सांसदों को, वो सरकार बना दिया, जबकि जनता उसको सरकार बनाना चाहती ही नहीं थी, इसलिए तो नहीं जीताई। सपोज दैट मैं ए पार्टी से खड़ा हूं, जनता चाहती है ए पार्टी की सरकार बने, मैं जीता और वहां जाके मैं बी पार्टी से पैसा लेके बी पार्टी में शामिल हो गया, सरकार बन रही बी पार्टी का, तो क्या ये लोकतंत्र हुआ? क्या नहीं। तो इसी दल बदल को, जिस दल से था उस दल को छोड़ के भाग गया मैं, तो इसी दल बदल को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया अनुसूची 10 में, 52वां संविधान संशोधन और ईयर 1985 में। उसके बाद पंचायती राज को अनिवार्य बनाया गया 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगरीय प्रशासन को अनिवार्य बनाया गया, कब? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यह आपकी 12 अनुसूची की बात हो गई है दोस्तों, है ना। तो यहां 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है,
ये हो गया। राज्यसभा में चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तीसरी अनुसूची, फिर से रिवाइंड कर लो। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते, और तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ, ठीक है। तो किसके किसके शपथ आते हैं? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है। किसके किसके शपथ आते हैं देखते हैं। तो तीसरी अनुसूची में आपके संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाला प्रारूप ये भी दिया हुआ है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ ये भी दी हुई है। पर दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तीसरी अनुसूची में। इसीलिए कौन सा सही है? 1, 2 और 4, ऑप्शन सी सही है। कभी भी पूछेगा तो भारत के राष्ट्रपति का प्रारूप जो है अनुच्छेद 60 में है, ठीक है, अनुच्छेद 60 में है ये, ठीक। तीसरी अनुसूची के द्वारा जो शपथ लिया जाएगा, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचित अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उन लोग तीसरी अनुसूची के द्वारा शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ लेता है, यह चीज याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाइए। चलिए फिर से आ जाते हैं, ऐसे ही रिवीजन होना चाहिए एकदम जबरदस्त टाइप से। चतुर्थ अनुसूची, अब भी बात किए हैं। चतुर्थ अनुसूची, राज्यसभा में प्रतिनिधि, राज्यों का सीटों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में, इसका हो गया ए। छठवीं अनुसूची, छठवीं बताइए। जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र में भी क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, अनुसूचित क्षेत्र भारत के, पांचवी अनुसूची। छठवीं अनुसूची में 4 राज्य के नाम दे दिए गए जनजाति क्षेत्र, क्या? त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, 4 राज्यों का। तो षष्टम अनुसूची बोल रहा है, तो जनजाति क्षेत्र वही 4 राज्यों का, ये हो जाएगा बी। अष्टम भाषा, 22 भाषा, ठीक है, 22 भाषा, ये क्या होगा? सी। नवम क्या था? भूमि सुधार, भूमि सुधार डी। भूमि सुधार कानूनों को ही बचाने के लिए उसको विधियों का विधि मान्यकरण करके 9वीं अनुसूची में डाला गया है। 9वीं अनुसूची में यह कहा जाता है कि जो कानून 9वीं अनुसूची में है, जो कानून 9वीं अनुसूची में है, उनको न्यायालय में कुछ हद तक चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, है ना। पहले का तीसरा कहां आ जाएगा जी? देखते हैं। पहले का तीसरा ये आ गया, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। दूसरे का चौथा, चलिए ये ऑप्शन सही है, सी। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन? आई थिंक सो काफी अच्छा रिवीजन हो रहा होगा, डिस्कशन तो बढ़िया हो रहा है ना। वीडियो में बने रहें। 1 को 2 से मिलाइए। 7वीं अनुसूची अभी बताया था। 7वीं अनुसूची बताइए। 7वीं अनुसूची क्या? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची अब भी बताया, भाषा, ठीक है। 9वीं अनुसूची अब भी बताया, दल बदल कानून, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। विधि मान्यकरण मतलब उनको सुरक्षा प्रदान किया गया है ताकि कोई उनके ऊपर ऑब्जेक्शन ना लगा सके, है ना। ऐसे 242 विधियां हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची में, जिनको आप डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते, पर अगर वो आपके मौलिक अधिकार या संविधान के ढांचे को तोड़ रही है तभी चैलेंज कर सकते हो। हुआ क्या था, जब भूमि सुधार कार्यक्रम चालू हुआ तो भूमि सुधार कार्यक्रम को जमींदारों द्वारा चैलेंज किया जाने लगा, तो 9वीं अनुसूची जो आपका भूमि सुधार अधिनियम है उसको 9वीं अनुसूची में डाला गया ताकि जमींदार लोग उसको चैलेंज ना कर सके, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? 8वीं अनुसूची भाषा हो गया। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, सी।
उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल कानून डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर होगा पहले का 3। हाँ, पहले का 3, 8वीं अनुसूची, दूसरे का 1। हाँ, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, सी होगा, सी। सी में भी सेम है ना? हाँ, सी होगा। देखिए यही गलती होती है, मैं शुरू के 2 को मिलाया और आंसर लगा दिया, यही गलती होती है ना आपके। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियां। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। ठीक है, अब बताओ पहले का बी, ए बी का पहला, बी का पहला, ठीक है, दूसरे का डी, डी में दूसरा, ठीक है, उसके बाद तीसरे में, ठीक है, चौथे में सी, सी में चौथा, ठीक है, तो सी होगा आंसर दोस्तों। ये दोनों शुरू के सेम थे ना, उस चक्कर में गलत हो गया, ये गलती आप मत करना, ये होता है एग्जाम में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया? तो दोस्तों आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, मूल संविधान जब बना 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास थी कितनी? 8 अनुसूची। कितनी थी? 8 अनुसूची। 26 जनवरी 1950 को 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन, पहला संशोधन ईयर क्या था जी? 51, 1951। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, कब? 1985। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1900 क्या होगा जी? हाँ, 92 की 93? 1993। ठीक है, उसके बाद 12वां संविधान संशोधन 74वां, ये भी 1993। ठीक है, तो देख लो, जब पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और दो और ना कुछ भी नहीं। चलिए भाई, 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन इस पे लंबा चौड़ा चलेगा। देखिए, आपको 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इसका आपको 92 भी मिलेगा कहीं कहीं। ठीक है, ये 92 93 लास्ट में दिसंबर जनवरी का खेल है इसमें, तो आप लोग अपने विवेक से काम लीजिएगा गए भाई। तिहत्तरवा संविधान संशोधन 92 93, 74वां संविधान संशोधन 92 93, है ना, कई जगह 92, कई जगह 93। चलिए, अब बोल रहा है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है आपकी? पहला संविधान संशोधन, है ना,
1951 में क्या किया गया? विधियों का विधि मान्यकरण किया गया। नवीं अनुसूची में आपके नवीं अनुसूची में लगभग 282 विधियां शामिल है जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नवीं अनुसूची में लगभग 282 विधियां शामिल है जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक बार मेरे को लगता है फिर नवीं अनुसूची समझा देता हूं। देखिए, देश आजाद हुआ, कानून बना, संविधान भी लागू हो गया, भूमि सुधार कानून चल रहा था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था। अब भूमि सुधार कानून के तहत सरकार जब जमीन ले रही थी जमींदारों से तो न्यायालय में उसको क्या करते थे? चैलेंज कर देते थे। तो सरकार सोची ऐसे में तो कभी भूमि सुधार चल नहीं पाएगा, तो वो क्या की, भूमि सुधार कानून को नवीं अनुसूची में डाली। और उस समय नियम था कि नवीं अनुसूची में जो भी कानून रहेगा उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नवीं अनुसूची में जो भी कानून रहेगा उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है? भारत संसद किसी कानून को नवीं अनुसूची में डाल सकती है ताकि उसको कोर्ट में चैलेंज ना करे, डाल सकती है। नवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, मतलब उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये गलत है। तो पहले ये चीज सही था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन हुआ है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें 2007 में एक मामले में कहा गया कि भारत की सरकार कोई भी कानून को नवीं अनुसूची में डाल सकती है। और केशवानंद भारती मामले 1973-74 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले 1973 में यह कहा गया था कि सरकार संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, पर वो संशोधन नकारात्मक नहीं होना चाहिए, वो संशोधन मूल ढांचे को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक निर्णय आया, मूल ढांचा। मूल ढांचा क्या होता है? देखिए, संविधान को जिस सोच के साथ बनाया गया था, जिस नियत के साथ बनाया गया था, जिस लक्ष्य के साथ बनाया गया था, वो लक्ष्य, वो नियत, वो सोच नहीं खत्म होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? जिस नियत, लक्ष्य, सोच के साथ संविधान को बनाया गया था, संशोधन करके उस नियत, लक्ष्य, सोच को खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है, ये एक लाइन समझ में आई। उसके बाद अगर संविधान सरकार कोई भी नियम को नवीं अनुसूची में डालती है और वो संविधान के किसको? मौलिक ढांचे को, संविधान के मौलिक ढांचे को अगर नष्ट करता है तो उस नियम की समीक्षा की जा सकती है। बात समझिए, पहले ये नहीं था, बाद में संशोधन किया गया कि नवीं अनुसूचियों में जिन विधियों का विधि मान्यकरण किया गया है उनको न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है अगर वो हमारे संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करती है तब, या हमारे संविधान को नकारात्मक करती है तब, या वो हमारे मूल अधिकार को कम करती है तब उस विधि का न्यायालय में परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, पर पहले नहीं किया जा सकता था। केशवानंद भारती और 2007 के निर्णय में यह चीज पलटा गया है। तो भारत के संसद किसी भी कानून को नवीं अनुसूची में डाल सकती है, बिल्कुल डाल सकती है, और नवीं अनुसूची के कानून की समीक्षा भी कर सकती है अगर वो हमारे मूल संविधान के मौलिक ढांचे को नष्ट करता है तब। अब मौलिक ढांचा क्या होता है जी? अब संविधान बनाया गया तो यह सोच के बनाया गया कि एक संपूर्ण भारत बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे, उसके नागरिकों को मौलिक अधिकार देंगे, उसके नागरिकों को ये स्वतंत्रता देंगे। यही क्या है? मूल ढांचा था संविधान का। ये क्या है? मूल ढांचा था संविधान का। अगर आप इसी को तोड़ने वाला अगर संशोधन लाते हो तो वो मान्य नहीं होगा। तो भैया, परीक्षण नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। परीक्षण किया जा सकता है अगर मूल ढांचे को तोड़ रहा है तब। तो इसमें क्या सही होगा?
इसमें केवल एक सही होगा। क्या होगा? केवल एक सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। जो आर्थिक योजना है, आर्थिक नियोजन करते हैं, वो कौन सी सूची का विषय है जी? बताइए। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। संविधान के अनुच्छेद 7 में शक्तियों का बंटवारा है और इस शक्तियों के बंटवारे में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी और राज्य सरकार के पास क्या शक्ति होंगी। 7वीं अनुसूची की बात कर रहा हूं दोस्तों। केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार के पास क्या शक्ति होगी। तो सबसे पहले अनुसूची आती है संघ अनुसूची या संघ सूची। ठीक है, संघ सूची में वे विषय दिए गए हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार, दिल्ली वाली सरकार कानून बना सकती है, प्रधानमंत्री की सरकार। ठीक है, दूसरी आती है राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर मुख्यमंत्री की सरकार, राज्य की सरकार कानून बना सकती है। तीसरी अनुसूची आती है समवर्ती अनुसूची या समवर्ती सूची। इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अगर दोनों के कानून में लड़ाई होता है तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। चौथी अनुसूची आती है अवशिष्ट सूची। ऊपर की 3 अनुसूची में जो विषय नहीं है वो कौन सी अनुसूची में आएंगे? अवशिष्ट सूची में आएंगे। और अवशिष्ट सूची किसके पास रहेगी? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि भारत के संविधान के अंदर आर्थिक योजना मतलब पैसे से विकसित विकास करने की योजना जो विषय है वो कौन सी अनुसूची में है? तो वो है दोस्तों आपकी समवर्ती सूची में। कौन से में है? समवर्ती सूची में है। ठीक है, समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, है ना। अब आपको समझना होगा, आप सरकार को जब समझोगे ना तो बहुत सी सूचियां आपको समझ में आ जाएंगी। पुलिस, पुलिस केंद्र की होती है क्या? नहीं, केंद्र का तो आर्मी होता है। राज्यों की पुलिस होती है, तो ये कौन से सूची में आएगा? राज्य सूची में। पुलिस किस में आएगा? राज्य सूची में। हम बोलते हैं ना मध्य प्रदेश की पुलिस पकड़ ली, छत्तीसगढ़ की पुलिस पकड़ ली, बोलते हो क्या? छत्तीसगढ़ का आर्मी पकड़ लिया, मध्य प्रदेश का बीएसएफ पकड़ लिया। ये जो सेना है ना वो केंद्र सरकार की है और जो पुलिस है वो किसकी है? राज्य सरकार की। तो पुलिस राज्य सूची का विषय। ठीक है, उसके बाद विदेश मामले। किसी भी राज्य को देखे हो विदेश मंत्री से मिलते, मुख्यमंत्री को विदेश मंत्री से मिलते, उनसे अनुबंध करते, ये काम कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। तो ये किसका सूची हो गया? केंद्र सूची। बचा हुआ क्या है जी? ठीक है, उसके बाद रेडियो और टेलीविजन, ये किसके मामले हैं? ये भी केंद्र सूची के मामले हैं। ठीक है, रेडियो और टेलीविजन ये भी किसके में आते हैं? केंद्र सूची में आते हैं। कोई राज्य का चैनल देखे हो क्या? न्यूज चैनल को छोड़ दो, सरकारी चैनल कोई राज्य का नहीं। कौन चलाती है? केंद्र सरकार। डीडी नेशनल कौन चलाती है जी? केंद्र सरकार। दिल्ली दूरदर्शन, है ना। आपराधिक मामले किस में आता है? समवर्ती सूची में। कई ऐसे मामले हैं जिस पर कानून, आपराधिक ऐसे मामले जिस पर कानून केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी। तो आपराधिक मामले किस में आएंगे? समवर्ती में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। राज्य पुलिस राज्य सूची में आता है, रेडियो और टेलीविजन दिल्ली दूरदर्शन केंद्र सूची में, विदेश मामले भी केंद्र सूची में, आपराधिक मामले आएंगे समवर्ती सूची में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की समवर्ती सूची में है ना। बताइए समवर्ती सूची। बताइए भाई, आपका इसमें आएगा
जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये है आपका समवर्ती सूची में। किसमें है ये? समवर्ती सूची में। ठीक है, आपका समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। पहले ये था राज्य सूची में, है ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, माप, बाट, ये सबको किसमें लाया गया? समवर्ती में। इसमें 3 महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 सूची को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में लाया गया, जिसमें था आपका वन, शिक्षा और जनसंख्या एवं परिवार नियोजन। ठीक है, चलिए अब शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो आपका राज्य बोर्ड का भी शिक्षा होता है और केंद्रीय बोर्ड का भी होता है ना। उसके बाद वन समवर्ती सूची में, तो राज्य के पास भी वन है और केंद्र सरकार के भी वन है। आपके जो नेशनल पार्क होते हैं वो किसके होते हैं? केंद्र सरकार के। और आपके जो वो होते हैं सेंचुरी होते हैं, है ना, अभ्यारण्य, वो किसकी होती है? राज्य सरकार की। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर चलाती है। तो समवर्ती सूची में ये आएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी सब किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य सूची के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, ये भी बता देते हैं। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची। ठीक, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है दोस्तों। जनगणना संघ सूची का है, अभी होगी जनगणना, है ना। और जनगणना कौन कराता है? हर 10 साल में केंद्र सरकार कराती है। दल बदल विरोधी कानून 51वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची नहीं है भैया। पहली अनुसूची में क्या है? भारत का संघ और राज्य। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे ही दोस्तों, है ना। समवर्ती सूची बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जा सकता है। कृषि राज्य सूची का, है ना, राज्य में कौन सी खेती होगी, क्या होगी, ये राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको किसमें ला दिया गया? समवर्ती में। और पहले किसमें था ये? पहले राज्य सूची में था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन और जनसंख्या एवं परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में लाया गया है। उसके बाद पुलिस, राज्य की पुलिस होती है, बताया हूं। रक्षा केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, तो कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा, बी। ठीक है, ये हो गया। ये पूछा ही जाता है। आप ये मान लो वन, शिक्षा, जनसंख्या और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में आ गया है। देखिए दोस्तों, हमारी संस्था द्वारा विभिन्न एग्जाम की तैयारी के लिए, आपको सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ बने रहे और इसी तरह अपने तैयारी को पुख्ता करते रहे। निश्चित ही हम साथ मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत डिस्कस कर रहा था। 42वां संविधान संशोधन 1976। शिक्षा, वन,
वन्य जीव, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या और परिवार नियोजन, ये सब को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची में से उठा के किस में ले गया है? राज्य सूची में से समवर्ती सूची में। ये याद रहना चाहिए। शिक्षा, वन, वन्य जीव, जनसंख्या और परिवार नियोजन, और भी चीजें थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन होगा 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? बताया हूं दोस्तों, 8 अनुसूची पहली थी, 9वीं अनुसूची क्या? भूमि सुधार कानून कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951। दूसरा क्या है? 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून कब जोड़ा गया? 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 85 को, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते। 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों का क्या? प्रशासन। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषा। इसका ऑप्शन होगा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? देखिए, पंचायती राज किसमें है? राज्य सूची का विषय है जी। पंचायती राज किसका है? राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय हैं जिस पर कौन कानून बनाता है? जिस पर कानून बनाता है आपका राज्य सरकार। कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है भाई, है ना। केंद्र सूची मत डाल देना। हर राज्य में अलग अलग टाइप की पंचायतें होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची? बताइए भाई। बताइए। ये आएगा आपका समवर्ती सूची। ये पूछा जाता है विवाह विच्छेद और गोद लेना, इस सब के संबंध में कानून कौन बना सकता है? दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पर अगर दोनों के कानून में टकराव होता है तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। तो विवाह विच्छेद और गोद लेना समवर्ती सूची में आता है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? बताइए। ये देखो आ गया ना नया क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची क्या है जी? 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायत। 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार। 7वीं अनुसूची क्या है? शक्तियों का बंटवारा। 6वीं अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान। अब तो इसमें आप बोलोगे कोई नहीं है, तो भैया इसका जो है शुल्क और कर लगाने की शक्ति आपकी आएगी 7वीं अनुसूचियों में, कि कौन सा राज्य में कर लगेगा, कौन सा केंद्र में कर लगेगा। केंद्र सरकार किस किस पे कर लगाएगी, कौन कौन से विषय में, और राज्य सरकार कौन कौन से विषय में कर लगाएगी, ये संघ सूची और राज्य सूची में ही बताया गया है। तो ये किसमें होगा? शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन घुमा दिया। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है? 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार। 7वीं शक्तियों का बंटवारा। 5वीं क्या है? जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। और तीसरे में क्या है? वेतन और भत्ते। किसको? जो है, सॉरी, तीसरा में शपथ है, दूसरे में वेतन और भत्ते हैं। हाँ, इसी में कंफ्यूज हो जाते। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 5वीं अनुसूची। संविधान की अनुसूची 6वीं में इसमें किस राज्य में लागू नहीं है? 50 बार बोल दिया हूं।
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं है भैया, मिजोरम है ना। ठीक है, आप, मेघा और त्रिपुरा तीनों कहां मिलेंगे? मिजो में मिलेंगे। ठीक है, मिजो में मिलके रम पिएंगे। बढ़िया है। चलिए, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची नगर पालिका से तो 12 है, 11वीं पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण ये तो है ही नहीं, तो ये आपका आएगा 11वीं अनुसूची पंचायती राज। और कितने विषय? 29 विषय। नगर पालिका में कितने विषय? 18 विषय। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कितने? नगर पालिका में 29। जिस पर कानून कौन बनाता है? पंचायत बनाता है, राज्य सरकार। तो दोस्तों ये हो गया आपका अनुसूची का टॉपिक आज खत्म। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे अनुसूची से। अगर आप इतने ही क्वेश्चन को करके जाओगे तो अनुसूची से जो भी क्वेश्चन आएगा वो कभी नहीं छूटेगा। काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह दोस्तों योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इसी तरह आपके साथ पढ़ते रहूंगा, पढ़ाते रहूंगा, कुछ नया नित्य सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ नए करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बढ़ते रहिए।